रास्ते लोकल्स के बिना नहीं पता चल सकते थे। अगर वो भागे तो लोकल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो सर, इनका कितना मेजर रोल अभी भी घाटी में है? टेररिस्ट इनको एक लोकल कॉन्टेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। वो परसेंटेज थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि उनकी मदद के बगैर, जैसा आपके प्रश्न में ही उत्तर था कि उनकी मदद के बगैर ये संभव ही नहीं है। किलिंग तो आपने करी दी, बेगुनाहों को तो मार दिया, लेकिन बेगुनाहों को मारने के साथ जो एक उन्होंने डिस्टिंक्शन करने का मैट्रिक्स वहां एग्जिबिट किया, पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया, और उन्होंने ओरली जो कन्वे किया, वो क्यों किया? वो बिना ही कन्वे किए भी ये काम कर सकते थे। पब्लिक को संदेह की नजर से देखे और एक इंटरनल राइट्स हों, दंगे हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने और बहुत सारे विवाद हों सोसाइटी के अंदर, उन्होंने इसको भी टारगेट करने की कोशिश की, एम प्लस किया उन्होंने इसको। पूरी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप लोग हैं तभी हम लोग हैं सर, और चैन से सो पाते हैं। बट ये लोग ऐसे कैसे रास्ते खोज लेते हैं? इतना कैसे बारूद असला ये लोग हमारी कंट्री में ले आते हैं? पिछले 7-8 सालों में उन्होंने सुरंग जो खोदना शुरू किया, सुरंग खोदना जो शुरू किया, तो शुरू में सुरंग के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी किसी को आइडिया नहीं। हमारा जो सिस्टम है, इनके कंप्लीट एडी के गैप को भेद के अंदर गया है और 23 मिनट में किया है। बिल्कुल 23 मिनट्स का विंडो है। 23 मिनट के अंदर 9 एयर स्टेशन को डैमेज करना, फ्लाई करके डैमेज करना, वापस आ जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 25% एयर एसेट्स हैव बीन डैमेज्ड, 75% बचा 3 रात में। पाकिस्तान क्या युद्ध लड़ेगा? तो झंडा रैली क्यों निकाल रहा है सर? झंडा रैली, वो झंडे लाल हो रखा है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को भी 24 करोड़ आवाम है उसके यहाँ। ये जिहादी तो ऐसे जूते मारेंगे इनको, और जिहादियों को जूते भारत मारेगा। सर, आप खुद एक एनकाउंटर का हिस्सा रहे हैं, आपको शायद 6 बुलेट्स भी लगी थी। जी, आज भी एक बुलेट है? हाँ, एक बुलेट हमारे लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में पड़ी हुई है। तो एक सिंगल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड मिलना सुना नहीं जाता आसानी से। कभी कोई केस हुआ हो, और एक पूरा जैश-ए मोहम्मद का चैप्टर खत्म हो गया था 9 साल के टेररिज्म का। पूरे इंट्रोगेशन में कोर्ट पे वो ये बोल गया कि 07। उसको सोचा इससे इतना बोल देने से कोई फर्क है नहीं। कोर्ट जो बोला थे, हमने रजिस्टर खोला, हमने बोला अगर 07 है तो तुम अंसार भाई हो। क्योंकि अंसार भाई ने 3 दिन पहले 3 आर्मी के लड़कों की किलिंग की थी, और वायरलेस सेट पे वो अपने आका को एक्नॉलेज करते हुए भाग रहा था। पाकिस्तान इज ए स्टेट जिसके साथ हमारा समझौता हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में एक अलग सा, एक अजीब सा आक्रोश है। कुछ दिनों पहले कुछ आतंकवादी पहलगाम में घुसते हैं और 26 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद से जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो हमने जवाब दिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो काफ़ी जो बातें हैं वो आम जो जनता है वो समझ नहीं पा रही है। आज हम इन्हीं ऑपरेशंस को समझने के लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आए अपने शो में, जो हैं एक्स BSF DIG नरेंद्र नाथ दुबे जी। और इनके बहादुरी के चर्चे तो आपने जरूर सुने ही होंगे। ऑपरेशन में शामिल थे गाजी बाबा एनकाउंटर में, जिन्होंने गोलियां खा के भी उस आतंकवादी को ढेर किया। और आज हम इसी शो में उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। सर, पहला सवाल ये कि पहलगाम में कुछ आतंकवादी घुसते हैं, हमारे लोगों को मार के निकल जाते हैं। इतना ऑपरेशन हम शुरुआत करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, फिर भी अभी भी आतंकवादी पकड़ में नहीं है सर, वो क्यों? पहलगाम में जो 26 पर्यटकों का जिन्होंने नृशंस मर्डर किया जी सर, पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, ये घटना आपको पता है कि 22 अप्रैल को हुआ, दिन में 2-2:30 बजे, 2 बजे के लगभग। पहली बात तो वो जो घटना के तुरंत बाद जो एक परसूट होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए, वो जो शुरू के जो गोल्डन आवर्स कहते हैं कि अगर ऐसा इंसिडेंट कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन करता है तो जो शुरू का इनिशियल फ्यू आवर्स है, जिसको कि जो काफ़ी हमारे लिए मुफीद माना जाता है, उन आवर्स में इनकाउंटर के सक्सेस के चांसेस के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टेररिस्ट बैकफुट पे होते हैं
वो अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे एक छोटा डिसएडवांटेज ये हुआ कि बाईसरान की जो लोकेशन है वो लोकेशन पहलगांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है जी। और जो 3-4 टूरिस्ट स्पॉट हैं उस एरिया में, बदकिस्मती से वही एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो रोड से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल। या तो आपको बाई फुट जाना है या खच्चर से जाइए। और उन्होंने शायद इस वनरेबल टारगेट का चुनाव भी इसी वजह से किया था कि इसमें कैजुअलिटी और डेथ्स ज़्यादा होंगी और इसमें इंडियन फोर्सेज का जो रिएक्शन है वो स्लो होगा और जब तक होगा तब तक हम फॉरेस्ट का हाई रीचेस पकड़ लेंगे। तो जब तक फोर्सेज ने रिएक्ट किया, सूचना आई, तैयारी वैयारी हुई, तब तक जो इनिशियल गोल्डन आवर्स है उसका लॉस हुआ। और वो पर्टिकुलर जो पीर पंजाल की पहाड़ी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट पहाड़ी है। ये वो पहाड़ी है जो जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन को अलग करती है और ये वो पहाड़ी है जो कि पीर पंजाल से साउथ उसकी बनावट बड़ी डिफरेंट है और फिर वो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ से लगती है। और अगर आप उससे नॉर्थ जाइए तो दक्षिण की पहाड़ियाँ, कंप्लीट कोकरनाग एरिया, तराल की पहाड़ी करते करते वो श्रीनगर शहर के राइट से निकलते हुए और ढाची गांव के ऊपर की पहाड़ियों का रेंज है, बहुत ही बड़ा रेंज है। तो मेरी सूचना के हिसाब से वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पर्पज और ऑब्जेक्टिव है वो तो अलग था, वो तो काम हुआ और वो अभी भी चलना है आगे। लेकिन जिन्होंने एक्चुअल किलिंग किया वे अभी भी उसी हाई रीचेस में हैं मेरी इंफॉर्मेशन से। और उनको आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सम डेज, वीक्स, आपको पक्का है सूचना मिलेगी कि वो ट्रैप हो गए हैं और मारे गए हैं। और उसके बाद जो परसूट ऑपरेशन हुआ था उसमें वो नेक्स्ट 24 आवर्स में ट्रैप भी हुए थे। ट्रैप मतलब उनको ट्रेस, उनके फुटप्रिंट्स मिले थे। वो कैसे मिले थे कि probably they are using some communication system जो मैं आपको मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ। उस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो फुटप्रिंट हमारी पुलिस ने और फोर्सेज ने ट्रैक किया था। और वो जो एक अश्मुगाम एक जगह है, जब आप खानाबल से पहलगांव की तरफ जाते हैं, अश्मुगाम के ऊपर की पहाड़ियों पर तो वह ट्रैक हुए थे। लेकिन उस रात भारी बारिश हुई और जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था उस डिफिकल्ट टेरेन में वो आगे बढ़ नहीं पाया था, ऐसा मुझे पता लगा। लेकिन अभी भी उनका पीछा फोर्सेज कर रहे हैं। वो दे आर गोइंग टू किल देम, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। शायद हफ्ते लग जाए, महीना लग जाए, लेकिन ये ट्रैप्ड हैं, ये उस पहाड़ी से बाहर गए नहीं हैं। समय लग रहा है। ये बिल्कुल वहाँ की एक जेन्युइन टेरेन डिफिकल्टी है, जो वहाँ का जो बड़ा डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, ये उसका वजह है कि क्यों डिले हो रहा है। मारे तो ये जाएंगे क्योंकि बिना मारे बगैर आपका वो 22 अप्रैल के पहलगांव की घटना का रिस्पांस कंप्लीट माना नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। दे हैव टू टॉट द लेसन। और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। दे आर 4 to 5 एज पर माय इंफॉर्मेशन, जिन्हों की लोकल OGW के हेल्प से उन्होंने ये नृशंस मर्डर का अंजाम दिया था। तो ये टोटल एक भूगोल, वहाँ की जो जिसको कहते हैं ज्योग्राफिया, ये उसकी प्रॉब्लम की वजह से डिले हो रहा है। सर जैसे कि हर देशवासी यही चाहता है कि वो जल्द से जल्द मारे जाएं, हर सही है, चाहे जितना मर्जी हमने ऑपरेशन सिंदूर, बट सब यही चाहते हैं कि वो खबर कब आएगी, वो आतंकवादी कब ढेर होंगे। सर आपने जम्मू कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है, आप वहाँ पे डिप्लॉय भी थे। जिस तरीके से ये रोल जो लोकल खेलते हैं, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बिना लोकल्स के तो ये मुमकिन था नहीं। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे कोई रास्ता था नहीं, रोड कनेक्टिविटी थी नहीं, रास्ते लोकल्स के बिना नहीं पता चल सकते थे। अगर वो भागे तो लोकल्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो सर इनका कितना मेजर रोल अभी भी घाटी में है? देखिए, घाटी 3 तरह के लोगों के बीच बटी हुई है जी। एक जो मेजर पॉपुलेशन है, जो लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, वो बेसिकली थोड़ी न्यूट्रल रहती है। वो टेररिस्ट के प्रो अगेंस्ट नहीं रहती है और उसको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं होता कि क्या चल रहा है नेशनल होराइजन पे। लेकिन उसमें प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान की मुहिम में सब कुछ सफल हो जाए, पाकिस्तान का यहाँ पर झंडा आ जाए, पाकिस्तान की हुकूमत आ जाए, ऐसी धारणा रखने वालों के परसेंटेज बहुत ही कम है, बड़े नेग्लिजिबल हैं। बट परसेंटेज तो है ना, वो है। और कश्मीरीज को भी पता है कि कश्मीरीज ने पाकिस्तान के पीओके के नज़रिए से भी कश्मीर को देखा है। वो पीओके के प्रिज्म से पाकिस्तान की हुकूमत को देख रहे हैं और वो भारत को भी देख रहे हैं। तो उनको पता है कि इन एनी केस पाकिस्तान इज नॉट ए राइट चॉइस फॉर देम।
तो वो तो प्रश्न ही नहीं है। अब जो करीब 10 से 15% ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो किसी न किसी तरह से प्लायबल हैं, टेररिस्ट इनको एक लोकल कॉन्टेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। वो परसेंटेज थोड़ा डेंजरस है क्योंकि उनकी मदद के बगैर, जैसा आपके प्रश्न में ही उत्तर था कि उनकी मदद के बगैर ये संभव ही नहीं है। और OGW भी पूरे राडार पे हैं। OGW का थोड़ा भी ये हो गया है पहले से कि OGWs की क्वालिटी बड़ी इम्प्रूव हो गई है आजकल। जो बड़ा पहले का टेररिज्म था उसमें क्वांटिटेटिवली तो ज़्यादा थे लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत ही ख़राब थी। आज के तारीख में उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। और जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा के जो OGW हैं वो तो बहुत स्मार्ट OGW हैं। ये लोग सिलेक्शन ही उसी लोगों का करते हैं। अब जो OGW होता है वो बहुत ही क्लैंडस्टाइन काम करता है। वो मॉर्निंग से इवनिंग तक किस प्रोफेशन में है, क्या धंधा कर रहा है, वो टीचिंग लाइन में है कि कोचिंग चला रहा है कि फ्रूट सेलर है कि ट्रक ड्राइवर है, आप कुछ नहीं समझ सकते। वो हाइब्रिड टेररिज्म का टाइम आ गया। यानी एक ही आदमी मुख्तलिफ प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और उसी में ये एक विंडो निकाल के वो साइड बिजनेस भी कर रहा है। तो एक और अगला ये है कि जो टेररिस्ट हैं अभी के, जो पिछले 3-4 साल से टेररिज्म में चेंज आया है, वो एक और बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि ये लोग ह्यूमन इंटरफेस बहुत ज़्यादा नहीं रखते। पहले क्या था, ये सिविलियन के घर में सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं ट्रैप भी हो जाते थे, लेडीज और फीमेल फोक के अंदर भी मिक्सअप रहते थे। यानी लोकल पॉपुलेशन पे अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ बिताना। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2013-14 से लेके और 2018 तक यानी 5-6 साल नामी गिरामी टेररिस्ट ढूंढ के मारे गए। और एक दफा तो ऐसा आ गया था, बाढ़ आ गई थी। यानी हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन टेररिस्ट ट्रैप हो रहा है, मारा जा रहा है। क्योंकि उनकी वो लाइफस्टाइल, उनका वो कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडस ऑपरेंडी पुलिस ने बहुत अच्छे से पकड़ लिया था और बहुत अच्छा सा उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस और रिसर्च किया हुआ था। तो पिन पॉइंट इनकाउंटर होता था। टेररिस्ट ने जब देखा कि शायद उनके इतनी संख्या में मारे जाने के पीछे ये वजूहात हैं, तो उन्होंने भी अपनी टैक्टिक्स बदल दी। उन्होंने ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम कर दिया। अब आप देखिए कि इतने दिनों तक वो दक्षिण के पहाड़ी और जंगलों में सरवाइव करते हैं लेकिन पब्लिक से नहीं मिलते। पब्लिक का कांटेक्ट उनका बड़ा गिना चुना है, कोई 1-2 आदमी का कांटेक्ट है, उसके अंदर भी कट ऑफ है। तो आप दिन में अगर 50 सस्पेक्ट से बात करते हैं, 70 सस्पेक्ट से बात करते हैं, वो बातचीत आपको टेररिस्ट तक ले नहीं जा पाती, वो बात बीच में कहीं कहीं खत्म हो जाती है। तो टेररिस्ट पहले हाईली फिल्टर्ड स्लॉट में होते थे, अब उनके OGW भी बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड स्लॉट में हैं, बड़े ही कम हैं। इसके लिए बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस प्लस जो ह्यूमन वर्टिकल है उसके फीड को लेके और आई थिंक ग्राउंडेड रहने के बाद ही इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा मिल पाएगी कि कौन वो एक्चुअल आदमी है जिसके साथ वो काम करते हैं। तो टेररिस्ट को एक्चुअल मारने के पीछे ये सब चुनौतियां अभी हैं। ये जनवरी 23 से शुरू हुई है, 23, 24 और 5 महीना अभी गुजरे हैं। पिछले 29 महीने से ये चैलेंज आया है। अप टू 22 ये प्रॉब्लम नहीं थी। 22 में वो प्रिपरेशन कर रहे थे। और जो न्यू ईयर 2023 को घटना हुई है डांगरी राजौरी में, जम्मू क्षेत्र में, आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं जम्मू क्षेत्र में हुई। एक बार को ये लगने लगा कि पूरा टेररिज्म पीरपंजाल के साउथ में आ गया, बट उन्होंने जान के वो किया था। जान के इसलिए किया था कि कश्मीर सेंट्रिक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक बड़ा ज़्यादा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन होता था और सबका फोकस कहाँ था, कश्मीर पे था। इन्होंने देखा कि थोड़ा हम फोकस चेंज करते हैं, तो इन्होंने अपना जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो साउथ ऑफ पीरपंजाल कर लिया, जिसमें कि उन्होंने आपका राजौरी, सुरनकोट, पुंछ, उसके बाद डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी के नीचे फिरोशी खोड़ी मंदिर, इन्होंने ये सांभा, कठुआ, आरएसपुरा, विजयपुर, ये इस एरिया को लिया कि हम जम्मू में अब करेंगे। क्योंकि देखिए जम्मू में पॉपुलेशन कंपोजिशन भी बिल्कुल अलग है। तो एक तो जम्मू में करने के रीजन थोड़े और भी हैं। आपने देखा होगा पहलगांव में जो उन्होंने किलिंग की है, ये किलिंग और बाकी किलिंग में बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा सटल सा अंतर है। और PIB का जो कल प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसके अंदर भी पैरा है कि ये ऐसी किलिंग है जिसमें उन्होंने
मेन इंडियन लैंड में कम्युनल डिसहार्मनी को भी एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि एक किलिंग तो आपने करी दी, बेगुनाहों को तो मार दिया, लेकिन बेगुनाहों को मारने के साथ जो एक उन्होंने डिस्टिंक्शन करने का मैट्रिक्स वहाँ एग्जिबिट किया, पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया, और उन्होंने ओरली जो कन्वे किया, वो क्यों किया? वो बिना ही कन्वे किए भी ये काम कर सकते थे। भाई गोली तो चला ही रहे हो आप, अपर ट्रंक्स में गोलियां मार रहे हो, खोपड़ी में मार रहे हो, चेस्ट में मार रहे हो, बेगुनाह मर रहा है, उसका ब्लड बह रहा है, तो ये कन्वे करने की क्या जरूरत है? बिकॉज सेम टाइम आप इंडिया की जो एक सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक के अंदर भी एक बहुत ज्यादा आपसी सद्भाव डिस्टर्ब हो, पब्लिक को संदेह की नजर से देखे, और एक इंटरनल राइट्स हों, दंगे हों, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने, और बहुत सारे विवाद हों सोसाइटी के अंदर, उन्होंने इसको भी टारगेट करने की कोशिश की, एम प्लस किया उन्होंने इस बार, पहले नहीं था। बट सर कुछ कर तो नहीं पाए जितना हम लोग देशवासियों की अगर बात करें, जिस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन को लिया सर, हमारा मतलब लगता है कि इस देश में एक भी दंगा नहीं हुआ इसके बाद, नाकामयाब तो वो रहे ही रहे। ये बहुत बड़ी इसको कह लिए गनीमत है, ये बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ जगह कुछ छुटफुट लोगों के उल्टे पलटे बयान आए हैं, जिसमें आपने कल भी एक बयान देखा होगा, तो ऐसे बयान देने वाले हर जगह थोड़े बहुत होते हैं, लेट अस इग्नोर दैट। बयान पे सरकार की कार्रवाई भी बड़ी सख्त हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात क्या है, आप देखिए, जो 8 तारीख के दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो डीजीएमओ का तो बाद में हुआ, लेकिन जो भारत सरकार का एक ऑफिशियल स्टैंड था, क्या शानदार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें भारत ने क्या कन्वे करने की कोशिश की, और वो कन्वे करने में वो कामयाब भी रहा, और ये बात बड़ी रूप तक गई भी लोगों के दिमाग में किसी। ये देखिए, एक तो वेमेन पावर, एक सिग्नल की फुल फ्लेज कर्नल सोफिया कुरैशी का ब्रीफिंग, एक व्योमिका सिंह का ब्रीफिंग, एमईए के स्पोक्स पर्सन की ब्रीफिंग, मतलब इतना प्रोफेशनल मैसेज क्लियर था सर, मैसेज भी क्लियर था, बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड था। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक तहजीब, एक जिसको कहते हैं सरकार, एक सभ्य सरकार की एक रवायत। ये हमारा एक प्रोटोकॉल था, ये हमारा एक मैनरिज्म था, एटिकेट था, प्रोटोकॉल था, और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अपने होम पॉपुलेशन को कन्वे करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता था। हम ये हैं, हम इस जगह अलग हैं उनसे। बिल्कुल, हमें पाकिस्तान के टेररिस्ट मारने हैं, उनको किल करने हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान नहीं बनना है। बिल्कुल सर, हमारे कंडक्ट बिहेवियर में पाकिस्तानिज्म नहीं आना चाहिए, हम वो हैं जो हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, आई थिंक, जबकि 1954 साल बाद, एग्जैक्टली 1954 ईयर्स बाद भारत ने इस मैग्नीट्यूड पे अटैक किया है, इस एक लार्जर कैनवास पे अटैक किया है, जिसमें कि 2 न्यूक्लियर कंट्री के बीच अगर 7 एयर बेस कोई अटैक करता है तो वर्ल्ड का इकलौता एग्जाम्पल है। बिल्कुल, तो वर्ल्ड का एग्जाम्पल है सर, फिर भारत पाकिस्तान की बात नहीं है। वर्ल्ड की जितनी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं वो नजर लगा के देख रही हैं, उनकी रिसर्च टीम अब इस पे काम कर रही है कि हुआ कैसे। तो मतलब कहते हैं ना कि हमने जो किया, एक तो दुख हुआ 22 को जो घटना हुई, वो पूरे भारत में 141 करोड़ के दिल पे, और लहू जो खून है ना, वो दिल में रिसा है सबके। बिल्कुल सर, उसको लेके लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और सारी जनरेशन डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल, बट हमारा रिस्पांस कमाल का था, और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लिमिट्स, इसका एक्सटेंड, ये सब चीजें तो अनएंडिंग डिस्कशन के लिए हैं, लेकिन सबके पीछे वजह है, सबके पीछे एक सॉलिड रीजन है जो ये रिस्पांस रहा। सर, मैं जैसे कि आपकी बातें सुन रहा था, मैं खुद जम्मू से बिलोंग करता हूँ, और जब मैं बचपन में जम्मू जाता था तो तब देखता था कि डर का एक माहौल था कि वो पहले सिविलियंस को भी निशाने पे रखते थे, फिर बीच में माहौल आया कि नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल पे ही अटैक होने शुरू हुए, अब फिर से सिविलियंस पे अटैक होना शुरू हुआ है। सर, इसके पीछे आप क्या बोलेंगे? इसके पीछे कारण है एक्चुअली उनका जो अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का, अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिव है J&K हैज टू बी ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। जम्मू और कश्मीर को आप एक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी में जिंदा रखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी में आप जिंदा कैसे रख सकते हैं?
आपने 1947 में पाकिस्तान ने अटैक किया। अटैक करने के बाद उसने, आप उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी पे ला दिया, यानी कश्मीर विभाजित हो गया। JNK एक संपूर्ण, एक जो किंगडम थी, बिल्कुल, एक जो पूरी इंडिपेंडेंट रियासत थी वो नहीं रह गई, उसका हिस्सा खंडित हो गया। झगड़ा तो हो गया उसी दिन से शुरू। उसके बाद से भी, उसके बाद 1965 के वार का आपको हिस्ट्री पता है, 71 के वार का हिस्ट्री पता है। पाकिस्तान 3 लड़ाई तक तो इंतजार करता रहा कि उसकी मिलिट्री कॉम्बैट सुपीरियरिटी एट पार इंडिया है, लेकिन उसकी कॉम्बैट सुपीरियरिटी एट पार इंडिया नहीं थी। और 3rd वार तक जाते जाते तो उसका एक कंप्लीट पूर्वी पाकिस्तान अलग हो चुका था। तो पाकिस्तान ने एक देश तो बनाया, एक देश बनाया, लेकिन पाकिस्तान उस देश को संपूर्ण देश रख नहीं पाया। कितने साल के अंदर? 24 साल के अंदर उसका एक पार्ट कट गया। तो जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स आर्मी डिसाइड करती है। I mean, rest of the world has army for their country, but Pakistan has got a country for themselves. That is the only difference between Pakistan and rest of the world. तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पूरे उनके जितना कंप्लीट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और पॉलिसी है वो डिसाइड करती है। नहीं तो सन 58 में लियाकत अली खान को हटा करके जनरल अयूब आ गए सत्ता में। यानी 11 साल के अंदर उस देश में मार्शल लॉ आ चुका था। जी। आप 11 साल आज़ाद होने के बाद क्या कर रहे थे और वो 11 साल बाद क्या कर रहे थे, आप कंपेयर कर लीजिए, तो आपके ट्रैक तो चेंज हो चुके थे। अब 71 के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान भारत के साथ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता, क्योंकि कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता। और 93,000 जो उनके सैनिक 1971 में सरेंडर किए थे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है 1971 वार में। तो कन्वेंशनल वार आप 3200 किलोमीटर बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते हो, 740 किलोमीटर LOC पर लड़ नहीं सकते हो। लड़ोगे लेकिन फाइनली यू हैव टू गो और योर बकल्स डाउन, व्हिच हैपेंड इन द लास्ट 3 वार्स। 1999 के जो वार था वो बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टू POK था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहा, इवन कश्मीर के बाहर वो फ्लेयर अप नहीं हुआ। तो उन्होंने ये डिसाइड लिया कि कट इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी भारत को ऑपरेशन टोपाज की संकल्पना जनरल जियाउल हक लेके आए कि भारत के पूरे शरीर में हजारों ब्लड के कट करो, यानी इंडिया के फॉल्ट लाइन को आप एक्सप्लॉइट करो। क्योंकि इंडिया एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी लेयर्ड सोसाइटी है। यह वो देश है जिसकी ना कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई भाषा है, ना इसका कोई एक रिलीजन है। इस्लाम खतरे में है वो तो नहीं है हम। तो उसने सोचा ये सोशल बड़ी भारी फॉल्ट लाइन है, और इंडिया में एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन है, बिरादरी की फॉल्ट लाइन। बिरादरी के अंदर में सुपीरियर बिरादरी, इंफीरियर बिरादरी, यानी सोशली देखिए ना हमारी फॉल्ट लाइन कितनी तगड़ी है। अब नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कंप्लीट अलग है हिसाब किताब, बिकॉज ऑल जितने एथनिक ग्रुप पे बने हुए वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। 7 सिस्टर 7 स्टेट्स की पूरी रवायत अलग है। एक कबायली दूसरे कबायली से मैच नहीं खाता। मणिपुर के अंदर 3 समुदाय है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से मैच नहीं खाता। नागालैंड के अंदर 2 ग्रुप हैं, त्रिपुरा के अंदर है, असम के अंदर है। तो कहने का मतलब हमारे कंट्री में सोशल फॉल्ट लाइन कुछ बहुत ज्यादा है। साउथ का ले लीजिए तो लैंग्वेज की फॉल्ट लाइन है। हमारे देश में ही एक राज्य है वो हिंदी को लेकर बार बार मुद्दा उठा देता है। तो कहने का मतलब हम इंटरनली इतनी फॉल्ट लाइंस हैं कि पाकिस्तान ने ये सोचा कि इसका फायदा उठाइए और इसे ओपन फ्रंट पे मत लड़िए। आप इन्हीं फॉल्ट लाइन में आप जहां बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा ये एरिया भी 2021 में किसी फॉल्ट लाइन में डिवाइडेड था। CAA का सबसे स्पंदन युक्त जो आंदोलन हुआ, हम जहां बैठे हैं इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही हुआ। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान को सीधा युद्ध लड़ने की जरूरत क्या है? दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू क्रिएट अ जिहादी सेंट्रिक आर्म्ड ग्रुप, जो कि बड़े ही नो कास्ट और लो कास्ट फिलॉसफी पे उनके सरजमी पे ट्रेन किए जाएं। हथियार की कोई कमी नहीं है, मतलब हथियार रेवड़ी की तरह से पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और जितने रोग एलिमेंट्स हैं उनके पास वेपन स्टॉक पाइल करके रखे हुए हैं। जैसे आपके दिल्ली में बांस और डंडा का कोई टाल होता है ना, वहाँ आप जाइए 4 बांस खरीद लीजिए, 3 सीढ़ी खरीद लीजिए, ऐसे हथियार हैं ये पड़े हुए हैं।
आपको एक घंटे की ट्रेनिंग देनी है AK-47 चलाने के लिए, उससे ज़्यादा ट्रेनिंग की इसमें जरूरत ही नहीं है। ये कोई प्रेसिजन मिसाइल तो है नहीं। और लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू इंडियन बॉर्डर्स को एक्सप्लॉइट करके कश्मीर में भेजिए, मेनलैंड में भेजिए। कश्मीर तो छोड़िए, इन्होंने तो यहाँ से लेकर के कोयम्बटूर तक अटैक किया है। कोयम्बटूर तो कश्मीर नहीं है, कोयम्बटूर तो मोस्ट सदर्न पार्ट में है। सबसे पश्चिम में अहमदाबाद चले जाइए, वहाँ अटैक किया है। इन्होंने गुवाहाटी में अटैक किया है, जहाँ पूर्व चले जाइए, दिल्ली के हार्टलैंड में अटैक किया है। भारत के हिंटरलैंड में कौन सा प्रदेश और कौन सा शहर बचा है जहाँ इन्होंने अटैक नहीं किया है। तो इन्होंने ये लो कास्ट नो कास्ट जो एसिम्टोमेटिक वारफेयर है वो भारत के खिलाफ शुरू किया, जो कि वार दिखता नहीं है, लेकिन वार की पतली झिल्ली के नीचे पीस भी नहीं है। वो जो नीचे का पार्ट है ना, वोलेटाइल है, वो चल रहा है। कश्मीर में इन्होंने ही ट्राई किया। जम्मू का आप देख ही रहे हैं, जम्मू के आज की तारीख में आज भी जम्मू के लैंड बॉर्डर का कितना बुरा एक्सप्लॉइटेशन है इनका। जम्मू के ही आपको जम्मू, सांभा, कठुआ, विजयपुर, कोई एरिया छोड़ा इन्होंने, रियासी, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, सब पे अटैक किया। तो उनकी यही पॉलिसी है कि भारत को आप इंगेज रखिए, भारत को इंटरनली कन्फ्लिक्ट में रखिए, डिसहार्मनी क्रिएट करिए, और कश्मीर के अंदर कभी सेलेक्टिव किलिंग करिए, कभी कश्मीरी पंडितों को मारिए, कभी चट्टी सिंहपुरा के सरदारों को आप गुरुद्वारा के लाइन के साथ खड़ा करके मार दीजिए। उसके बाद स्कूलों कॉलेजों में मुलाजिम ढूंढिए जो नॉन कश्मीरी है, उसकी किलिंग कर दीजिए। और अभी लेटेस्ट उन्होंने जो जिला पास के मजदूरों को मार दिया, अनआर्म्ड मजदूर, यूपी, बिहार, राजस्थान से गए हुए जो दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर हैं, जो फटा कंबल ओढ़ करके रात को सर्दी गुजारता है, साला सुबह 6 बजे उठता है, ठंडे पानी से ही नहाता है, और पूरे दिन उस टनल में दिहाड़ी कर रहा है। टनल बनने के बाद, जो जिला टनल बनने के बाद उसका फायदा किसको होगा? आप जम्मू कश्मीर जिस प्रोग्रेस पाथ पे है, वहां के लोग कितने खुश थे इन चीजों से। बिल्कुल सर। बट पाकिस्तान का तो पाकिस्तान इस तंदूर की आग को धीमा और तेज करता रहता है। कभी वो इसको थोड़ा धीमा कर देगा डिप्लोमेटिक टाक के बहाने, कभी वो सोचेगा सॉफ्ट कन्वर्सेशन इंडिया से हो। अभी दबाव पड़ रहा है ना, अभी पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत से डायलॉग शुरू हो। भारत से 2019 के बाद कोई बातचीत हुई नहीं। लास्ट थोड़ी बातचीत 2018 में हुई थी। पुलवामा अटैक फरवरी 2019 के बाद कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी मार्जिन में दोनों लीडरशिप मिलती है, दूसरे से बात नहीं होती है। तो 6 साल से स्टैंड ऑफ है। अभी आपने जो है सिंध वाटर मतलब बंद कर दिया, सिंध वाटर पर देखिए तड़पड़ा रहे हैं। कल से उनका बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए। उनके वाटर रिसोर्सेज मंत्री का बातचीत का आ रहा है, इनिशिएटिव लेने की बातचीत चल रही है। और भारत ने 2024 में, 2025 में, 23 में 2 बार प्रस्ताव भेजा कि सिंधु वाटर ट्रीटमेंट पे हम रिव्यू करना चाहते हैं, इसमें टर्म कंडीशंस को हम लोग थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। दोनों बार पाकिस्तान ने बोला नहीं, हम मीटिंग ही नहीं करेंगे, ये तो नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है। सिंधु वाटर ट्रीटी SWT में तो कोई नेगोशिएशन नहीं होना है। अच्छा, हाँ, अब आगे लाइन पे, अब आगे मतलब वो कह रहे हैं कि 1960 में जो दस्तखत हो गया वो खुदा की इबादत हो गई। अच्छा, उसमें कलम दोबारा चल नहीं सकती। अब कह रहे नहीं चला लो, वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल चेंजेस यू वांट टू डू। अब क्यों बात करने के लिए आगे भाई? सिंधु वाटर आपके एग्रीमेंट पे तो अब बात करने की जरूरत नहीं थी। इंडिया को जो करना है करेगा, क्योंकि सारी सुविधा, सारे कंसेशन एक सभ्य राष्ट्र के साथ, एक सभ्य पड़ोसी राष्ट्र के साथ जो शांतिपूर्ण रहने में विश्वास करे उसके लिए है। आप पाकिस्तान के टेरिटरी से हमारे यहाँ टेररिज्म करोगे, 26 लोगों को बेगुनाह को आके मारोगे, और यू विल एक्सपेक्ट अ कूल वाटर ऑफ ग्लास फ्रॉम द सिंधु। विल इंडिया गिव इट? देना भी नहीं अभी बता रहा हूँ, आप सिंदूर का जो हमारा कॉम्बैट ऑपरेशन है, उसके बाद जितने डिप्लोमेटिक डिसीजन लिए गए हैं कंट्री टू, ये सबसे बड़ा यही डिसीजन है। देखिएगा, यह डिसीजन उनके हृदय से, पाकिस्तान के हृदय से सिंध जाती है। गंगा से भी 180 मील लंबी है सिंधु। गंगा 1800 मील लंबी है, सिंधु 1980 मील लंबी है। और ट्रीटी में यह था कि जो पश्चिम से, वेस्टर्न शोल्डर से 3 नदियां बहती हैं, वो पानी हम शेयर करेंगे, जिसमें चिनाब आता है, झेलम आता है, सिंधु आता है। और जो ईस्टर्न शोल्डर से बहता है, जिसके अंदर आपको पता है कि रावी आ गई, सतलज आ गया, ब्यास आ गया, ये इंडिया फुली यूटिलाइज करेगा। जो बचा खुचा है उनके तरफ जाने देगा। लेकिन उन तीनों में ये था, हम आपके नीड को भी कैटर करेंगे। ये नदी जाकर के अरब सागर में गिरती, पूरे पाकिस्तान को सींचती है। और आप बलूचिस्तान हटा दीजिए तो एक पट्टी बनती है, एक रेक्टेंगुलर पट्टी बनती है पाकिस्तान की,
उस पट्टी में जाने वाला पानी का एक एक कतरा सिंधु का होता है। और सिंधु वाटर एग्रीमेंट पर इंडिया ने जो अबेंस हेल्ड इन अबेंस किया है ना, आप देखिएगा इसका क्या असर इसके आने वाले टाइम पे पड़ता है। ठीक है, कहने वाले कहते हैं साहब कोई मटके में तो पानी छुपा नहीं लोगे, लेकिन उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप नहीं छुपा लोगे, लेकिन आपने उस वाटर को ट्रैप करने की जो अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है, बेशक उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बना लोगे तब तो कर दोगे ना, रिजल्ट तो दिखेगा सर। रिजल्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा सर, ये जो सवाल है, जैसे सबके जहन में ये आता है कि पूरी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप लोग हैं तभी हम लोग हैं सर, और चैन से सो पाते हैं, बट ये लोग ऐसे कैसे रास्ते खोज लेते हैं, इतना कैसे बारूद असला ये लोग हमारी कंट्री में ले आते हैं? आपको अगर स्पेसिफिक टू JNK की बात करूं मैं, तो जम्मू कश्मीर में 192 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि आपको पता है बीजेपुर, कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर, 192 किलोमीटर का है लैंड बॉर्डर। ये लैंड बॉर्डर आमतौर पे समतल है, लेकिन अगर आप देखें तो इधर रावी के ऊपर वाला, रावी के नॉर्थ वाला पार्ट, बसंतर नाला का पार्ट, बसंतर का लड़ाई आपको पता है, मशहूर लड़ाई है। इसी तरह से जब आप अखनूर की तरफ बढ़ते हैं तो एरिया डिफिकल्ट होता जाता है, बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाता है। ये पूरा बॉर्डर आपको मालूम है कि कंप्लीट सियालकोट से लगा हुआ बॉर्डर है, और यह बॉर्डर स्ट्रेटेजिक तौर पे पाकिस्तान के स्कीम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, और हमारे लिए भी। 1947 के अटैक में पाकिस्तान का प्लान पठानकोट तक आने का था। अगर इंडियन फोर्सेस टाइम से इंटरवीन न की होती तो ऑलरेडी ये श्रीनगर एयरपोर्ट के बड़े करीब थे। उसका प्लान था इन लोगों का पूरा जम्मू लेके और रावी के ऊपर बैठ जाएंगे हम। रावी को ये हद बनाने वाले थे, यस, क्योंकि पूरा कट जाएगा नॉर्थ, यानी सिर तो कट गया भारत का। इनकी प्लानिंग ये थी, खैर वो प्लानिंग इनकी कामयाब नहीं हुई। तो यह बॉर्डर जब फेंस नहीं था सन 2000 से पहले, इस बॉर्डर पे कोई तारबंदी नहीं थी, कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं था, ये पूरा बॉर्डर ओपन बॉर्डर था, और पॉपुलेशन दोनों ही तरफ बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर यह है कि इस बॉर्डर को अगर कोई भी क्रॉस करता है तो सीधे वो दिल्ली टू जम्मू नेशनल हाईवे के बहुत करीब होता है। बिल्कुल, ये सर। वह हाईवे अभी जितने अटैक हुए हैं पिछले 10, 12, 15 साल आप देख लीजिए, इंक्लूडिंग पठानकोट अटैक 2 जनवरी 2016 को हुआ है, जिसको हुए 9 वर्ष हुए, तो आप 9 वर्ष भी ले लीजिए, तो जितने टेररिस्ट ने किसी न किसी तरह से बॉर्डर को ब्रीच करके आने की कोशिश की है, उसका एफर्ट क्या होता है? जो ये जम्मू से दिल्ली आने वाली ट्रेन है, वो ट्रेन की पटरी, क्योंकि सीधे वर्टिकल है, नॉर्थ टू साउथ है, या उस पे चलने वाले ट्रक या कार या गाड़ी या बस, ये टारगेट करते हैं। रीजन बीइंग कि एक बार अगर बॉर्डर क्रॉस कर गए तो इनको उस हाईवे पर आने से रोकने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। चाहे दीनानगर पुलिस स्टेशन इनकाउंटर हुआ हो, चाहे आपका एक और पुलिस स्टेशन का इनकाउंटर हुआ था सांभा में या कहाँ पे, बहुत सारे घटना वहाँ हुई, आर्मी कैंटोनमेंट भी हुआ है। अगला ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में ये 2 तरफ से अप्रोच करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल लॉन्चिंग पैड के थ्रू ये इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, और उसका इन्होंने दूसरा सब स्टेशन सियालकोट में बना रखा है कि उधर से भी हम क्रॉस कराएंगे और इधर से भी कराएंगे, यानी 2 फ्लैंक खोल रखा है। सबसे ज्यादा चुनौती हमको आई है सब सरफेस टनलिंग से, क्योंकि बॉर्डर का जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है वो तो बहुत ही मजबूत है। आज के तारीख में बॉर्डर फेंसिंग से किसी के कूद के और घुस के आने के चांसेस बिल्कुल मिनिमल है, 0 चांसेस हैं। मैं उसको असंभव नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी का भी क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फ्लड लाइटेड है, पूरे 24 घंटे फ्लड लाइटेड है वो। उसके बाद सेंसर लगे हुए हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर कोई भी इंट्रूजन नजर रख रहा है, कैमरा, उसके अंदर कैमरे लगे हैं, यानी सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर लगे हुए हैं, नाइट विजन डिवाइसेज हैं, तो इंट्रूडर कोई भी है वो पता लग जाता है, और वो अगर करेगा तो सुसाइडल होगा। क्या चीज़ हुई है जिस पे सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग का खतरा रहा है, वो रहा है सब सरफेस टनलिंग। यानी पिछले 7-8 सालों में इन्होंने सुरंग जो खोदना शुरू किया, सुरंग खोदना जो शुरू किया, तो शुरू में सुरंग के लिए कोई तैयार नहीं था, यानी किसी को आइडिया नहीं कि 0 लाइन के पीछे 200 मीटर पीछे से आप सुरंग खोद रहे हो अपनी टेरिटरी में।
वहां सुरंग खोद रहे हो, इसकी कोई यहाँ जानकारी आपको नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग कि उन्होंने राइट अप टू जीरो लाइन ह्यूज ग्रोथ कर रखा है। अच्छा। यानी पाकिस्तान के जीरो लाइन तक अपने एरिया में उन्होंने बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रखा है। पेड़, सरकंडे, घास, खेती, यानी इतना जबरदस्त ग्रोथ कर रखा है कि आपको जीरो लाइन से पाकिस्तान की पोस्ट भी नजर नहीं आती। वो उन्होंने डेलिबरेटली किया है। क्यों डेलिबरेटली किया है? कि हमारे साइड में पाकिस्तान को तो इन्फिल्ट्रेशन का कोई डर है नहीं कि इंडिया से कोई इन्फिल्ट्रेट करके आएगा। तो उन्होंने जीरो लाइन तक खूब ग्रोथ कर रखी है कि जो घुसपैठिए उनके तरफ से आए या सुरंग खोदी जाए वो भारत का कोई आदमी नजर से देख ना सके। एक तो पूरा छुपाव है। अब भारत का देखिए, भारत ने जीरो लाइन तक फौजी हेयर कट की तरह से पूरा क्लीन कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? कि कोई घुसेगा तो हमको नजर आए, या टनल खुदेगी तो हमको पता लगेगा। तो भारत रिसीविंग एंड पे है, तो रिसीविंग एंड वाला आदमी अपनी पूरी सरहद को क्लीन कर रखा है, बिल्कुल हेयर कट, रेजर कट से, कि एक एक कतरा दिखना चाहिए। और पाकिस्तान साइड में क्या है? ग्रोथ है। तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज उनको मिलती है। अब उन्होंने क्या किया है कि 20-20 फीट नीचे तक वो टनल खोद रहे हैं, 20 फीट। और 20 फीट नीचे तक की टनल को डिटेक्ट करने की कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक पास हो नहीं पाई है। इस पे काम चल रहा है, डेली काम चल रहा है। बहुत सारी बाहर की टेक्नोलॉजी आई, हमारे इंडिजिनस IITN अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टेक्नोलॉजी आई, बट कोई टेक्नोलॉजी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। खोदने के बाद वो टनल एडवांस में खोद के रखे हैं। हमारी खबर तो ये है, अपने साइड वाला पार्ट वो पहले से खोद के रखे हैं। आपके साइड वाला पार्ट खोदने के लिए वो मौका ढूंढते हैं। बैड लाइट, बारिश, कोहरा, जब उन्हें विजिबिलिटी हाईली लो होगी तो वो चांस लेते हैं। खोदेंगे तो एक ही टनल से वो मल्टीपल टनल फिर खोदेंगे, यानी उधर से जो मूव होगा ना उससे वो मल्टीपल होल करेंगे और खोद करके उसका भी एग्जिट बंद रखेंगे। उस एग्जिट को अचानक उनमें से कोई 2 आदमी निकलेगा और कई बार तो आप सरप्राइज रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, अरे यहाँ फटा हुआ बोरी रखी है, टनल है क्या? आप किसी चीज से उस पर हैमरिंग करेंगे तो नीचे होल मिलेगा। तो मुझे लगता है इसमें प्रॉपर ये मशीनरी का यूज कर रहे हैं, ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बाकायदा यूज कर रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान आर्मी फिजिकली, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स इसको इंस्टीट्यूशनली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नॉन स्टेट एक्टर या लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बस का नहीं है। क्योंकि घुसेंगे वो ऐसी ऐसी पतली सुरंग खोदते हैं, ये एक अंदर आपका सफोकेशन हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन कम मिलेगा। आपको अगर आप उससे निकले नहीं तो आप अंदर ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे। इतना जाकर के इतना ड्रेडेड वर्क करते हैं। तो हमारा और लास्ट चैलेंज आया है ड्रोन, क्योंकि ड्रोन के थ्रू जो ड्रॉपिंग शुरू किए हैं, मैंने आपको बताया ना कि लैंड बॉर्डर पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर 2 चीज तो अभी भी छूटी हुई है। तो 4-5 सालों से इन्होंने ड्रोन को करियर के तौर पे यूज किया है। बहुत सारे आर्म्स, अम्युनिशन, एक्सप्लोसिव, नार्कोटिक्स इन्होंने ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किए हैं। ड्रोन के थ्रू ये इनके लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड से ये ड्रॉप करते हैं, ठक से ड्रोन गया, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड पर ड्रॉप किया, वापस आ गया। इनके जो OGW है, जिनको पिक करना है उनको लोकेशन शेयर कर देते हैं ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू। OGW पहले से उस एरिया में घूम रहा होता, किसी चाय की दुकान पे, किसी चौराहे पे है, उसको पहचान सकते नहीं कौन सा आदमी है। उसको लाइट लांग मिला, दाएं बाएं देखा गया, उठाया, चल दिया गाड़ी लेकर के। तो अभी जम्मू बॉर्डर पे क्रॉसिंग या आर्म अम्युनिशन ड्रॉप की ये स्ट्रेटजी चल रही है, जो कि लेटेस्ट चुनौती यही है। अब इस पर कब चल रहा है काम? काफ़ी ड्रोन गिराए भी गए हैं, काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, बट ये बहुत ही आपने देखा होगा इस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी सांभा में उनका एक सियालकोट के पास का लॉन्चिंग लूनी लॉन्चिंग बेस BSF ने बर्बाद किया था, 9 को हुआ है। लूनी का नाम आप देखिएगा, जिसमें 7 या 8 मारे गए थे जैश। ये वही लॉन्चिंग पैड है जहां से ये पूरे अपने ड्रोन लॉन्च करते थे। ये एक चुनौती है जम्मू बॉर्डर की, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड की मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका काउंटर कर भी रहे हैं, चल रहा है, लेकिन विचित्रता तो है बॉर्डर की। उसी विचित्रता की भी ड्यूटी भी करनी है आपको, काउंटर भी करना है, मारना भी है। अब देखिए इससे कितना असर पड़ता है इस लॉन्चिंग पैड से, या बहावलपुर और मुरीदके में अटैक करने के बाद
अभी तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रिस्पांस भी खुल के आएगा, रिजल्ट्स भी आएंगे। और उसके बाद देखिए अब 3 इनकाउंटर भी हो चुका आप सिंदूर के बाद। एक किलर का इनकाउंटर हुआ था, 3 लश्कर के मारे गए, आज मारे गए हैं 3 कुलगांव या कहाँ पे, आज मारे गए हैं त्राल में 3 मारे गए हैं। कल कलर में मारे गए थे, उससे पहले भी 2 और मारे गए थे। ये तो आप सिंदूर के बाद का 3 इनकाउंटर है कश्मीर के अंदर। तो जो क्रॉस करके अंदर आ गए हैं उनसे तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा ना किसी न किसी दिन। वो तो एलिमिनेट होंगे, किस दिन कौन किस इनकाउंटर में फंसेगा अब टाइम बताएगा। ऑपरेशन चल रहा है। सर ये जो आपने पूरी स्टोरी बताई है, मतलब हम आम इंसान को नहीं पता होता कि चल क्या रहा है, बस हम सब खबरें देखते हैं, स्टोरी देखते हैं कि आ गए जी। जो आपने बताई है ये इस पे बहुत ग्राउंड रियलिटी जो है, चुनौती है वहाँ की। हाँ। और इसको हम बहुत, मैं कहूंगा कि हमारी जो सेनाएं हैं बहुत मजबूती से इसको डील भी कर रही है। सेकंड और थर्ड टियर भी लगा हुआ है, बिल्कुल सेकंड टियर भी नाका है, उसके पीछे आर्मी का नाका है। सब कुछ के बावजूद भी जो जिहादी एलिमेंट हैं, जो ट्रेंड इनके एलिमेंट हैं, मैं तो कह रहा हूँ दे आर यूजिंग मशीनरी। क्योंकि 20 फीट नीचे आप टनल बिना मशीनरी के इस्तेमाल के नहीं खोद पाएंगे। हाँ। आप गैंती लेके थोड़ी खोदेंगे, कोई सब्बल से थोड़ी खुदाई करेगा, थोड़ा नीचे कर लेगा, लेकिन 20 फीट नीचे नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान यही कर रहा है और इसी पर आमादा है। तो वो सांभा का लॉन्चिंग पैड ऐसे थोड़ी तोड़ा गया है। लूनी का तो पहले से पता था कि लूनी से लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर ही अच्छा मौका था कि जिसमें आप उसको हॉस्टिलिटी थी, यू आर फायरिंग ऑन अस, वी विल फायर ऑन यू। हम आपके टेरर साइट्स को तो बर्बाद करने के लिए डिक्लेरेशन कर ही चुके हैं। बिल्कुल, हम आपके टेरर असेट्स को, जो है जिसको आप असेट बोलते हो, जो हमारे दुश्मन है, हम उसको टारगेट करेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार हमको है, वो तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। वो तो उसके लिए दुनिया में किसी से पूछने थोड़ी जाएंगे। विल नॉट आस्क फ्रॉम एनी कंट्री कि पाकिस्तान की ज़मीन से टेररिज्म हो रहा है तो आका हुजूर हमें बताइए हम क्या करें क्या ना करें। व्हाई विल आस्क। और इसमें प्रूफ भी हो गया कि जो अपने में ताकत है वही काम आती है, और जो आपके प्रूवन दोस्त हैं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड हैं, वही आपके क्राइसिस में आपके काम आते हैं। बाकी 80% दुनिया तो न्यूट्रल होती है। और आज के तारीख में मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मेरा सबसे बड़ा अनुभव है, आज के तारीख में भी पूरी दुनिया टेररिज्म के मामले पर यूनाइटेड नहीं है। द होल वर्ल्ड इज नॉट वन एज फार एज काउंटरिंग द टेररिज्म। आज भी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वही हैं जो लोगों के दिमाग में चलते थे। इफ ए टेरर मॉड्यूल is working in my favor, he is not a terrorist. And some other country is getting affected, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताइए कि सीरिया पे कल यूएसए प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन सीरिया के बारे में। अब आप हिस्ट्री पढ़िए, असद के जाने के बाद वहां जिसने चार्ज लिया, उन्होंने तो बोला कि पूरे सीरिया में कल जश्न गायब ही बोला है। बताइए, कब पूरे सीरिया में जश्न का कल माहौल था। आप इंटरनेशनल टेररिज्म और हाउदीज के बारे में देखिए, how the US president is happy that Houthis they have agreed to just abandon the weapons. That's a good news for us. We don't have any issue with Houthis, क्योंकि Houthis ने इनके जो assets, they were near to down their F-16, they very close to down their F-16. Houthis ऐसे बयान नहीं आया है। तो जब ये सारे एलिमेंट्स अमेरिका के, मतलब देखिए ना कि कोई क्या बोल सकते हैं, कोई आइडियलिज्म नहीं है इसको लेके, कोई जिसको हम लोग दार्शनिकता या भाई कहते हैं दीन धर्म हमारे यहाँ, कि भाई गुड बैड का कुछ तो ख्याल हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी मोस्टली आज के तारीख में सबका अपना बिजनेस है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, आर्मामेंट डिफेंस प्रोडक्शन बेचने हैं, इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर निकालने हैं। सारे संबंध तो यही हो गए हैं। 3-4 दिन का डेवलपमेंट तो यही देख रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है सर, इस बार जो बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो आया, क्या हम भी बहुत क्लोज थे उनको हिट करने के लिए? देखिए, ये एक उसमें मेन बात तो न्यूक्लियर असेट्स, न्यूक्लियर आर्मामेंट की चल रही है, उस पर कोई बड़ा पक्का खबर नहीं है। हाँ। इसलिए मैं उसको इस आइडियलिज्म के साथ में बोल रहा हूँ कि चूंकि उसमें पक्का खबर नहीं है। और DGMO में भी आप देखिए एयर मार्शल भारती का बयान, तो उन्होंने जो शब्द बोला है कि वाज देयर न्यूक्लियर आर्म्स इन किराना हिल्स, वी डिड नॉट नो अबाउट इट, सो वी कांट कमेंट अबाउट इट। तो उसका कोई पुख्ता सबूत और भारत के कल जो प्रेस रिलीज है, कल 4 पेज की जो निकली है,
उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। तो मैं उस पर तो नहीं कुछ कह पाऊंगा, हालांकि उसमें अनकन्फर्म खबर हमारे पास भी है। इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि उनके जो एयर बेसेस अटैक हुए हैं, क्या क्या चीज़ है जो सत्य है और पब्लिक डोमेन में है, एक्सेप्टेबल है, वो है एकदम पाकिस्तान के साउथ में आप चले जाइए जहाँ से अरब सागर शुरू होता है। और एक दूसरा एयर बेस भी है जो बिल्कुल इंडिया के करीब है। जो दूसरा एयर बेस है, नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास है, उस एयर बेस पे स्ट्राइक हुई है। उस एयर बेस पे इनके F-16 गिरे हैं और उस बेस पे स्क्वाड्रन लीडर की डेथ हुई है, कैजुअल्टी हुई है। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की कैजुअल्टी उसी एयरपोर्ट पे हुई है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया है, कल के भारत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम है उसका, स्क्वाड्रन लीडर का। उससे ऊपर चले आइए सेंट्रल में, तो सेंट्रल में तो भाई इनकी 2 राजधानी है। मिलिट्री गैरिजन इनका रावलपिंडी में है और पॉलिटिकल गैरिजन इनका इस्लामाबाद में है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत दूरी नहीं है। तो इनका जो एयर बेस है, जिसमें चकलाला, जिसको नूर खान को पता नहीं, एयर मार्शल पार्टीशन के समय भारत से चले गए थे, पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे, और एयर मार्शल लतीफ़ भारत में रह गए थे, दोनों बैचमेट थे। तो एयर मार्शल लतीफ़ को भी उन्होंने एडवाइस दिया था कि आप डिवीज़न के समय पाकिस्तान चलिए, लेकिन वो नहीं गए, वहीं रह गए। तो इनका जो एयर बेस जितना है, चाहे आप सरगोधा कह लीजिए जहाँ कंप्लीट F-16 असेट रखे हुए हैं, सरगोधा में तो F-16 डैमेज हुए हैं। इनकी 7-8 एयर पट्टी बर्बाद हो गई, उसमें अंदर क्रैक्स पड़ गए। विदाउट रिपेयर यू कैनॉट फ्लाई फ्रॉम दोज एयरपोर्ट्स। उसके बाद जो इनका चकलाला के साथ शेख जायद सिविल एयरपोर्ट है, वो फ्लाई वर्दी नहीं रह गया। तो आपने कंप्लीट उत्तर से दक्षिण तक इनके जितने एयर बेस हैं, इनका सेंट्रल कमांड है ये बिल्कुल हमारे पंजाब और राजस्थान के ठीक सामने पड़ता है, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है ये, वहाँ वो डैमेज हो गया पूरा। तो पाकिस्तान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आपके वायुसेना का अड्डा डिस्टर्ब हो गया, तो आपकी जहाज का रनवे डैमेज हो गया, तो आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो, भारत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उसके बाद हाय तौबा मची है, और ठीक ठाक हाय तौबा मची है। मतलब ये कि अब इन्हें लग गया है कि, और सारा हमारा जो सिस्टम है, इनके कंप्लीट एडी के गैप को भेद के अंदर गया है, और 23 मिनट में किया है। बिल्कुल 23 मिनट्स का विंडो है। हम लोग यहाँ बातचीत करके पानी पी के गिलास जब तक गाड़ी में बैठेंगे 23 मिनट हो जाएगा। 23 मिनट के अंदर 9 एयर स्टेशन को डैमेज करना, फ्लाई करके डैमेज करना, उसके बाद फ्लाई करके मतलब अपनी टेरिटरी से ही किया, प्रेसिजन टेक्नोलॉजी से किया, वापस आ जाना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था, इस युद्ध में तो हम लोगों ने अपनी सीमा ही नहीं क्रॉस की। हमने तो वो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं किया। हमने तो ये बताया कि इतना तो हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं हम इतना तो यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, और सबके पूरे दुनिया के सामने प्रमाण है। अभी ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड के इतने टॉप डिफेंस एनालिस्ट का जो बयान आज सवेरे आ रहा है, कल उनके राइटअप्स आ रहे हैं, अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोल दिया कि क्या लाजवाब भारत ने स्ट्राइक की है, एक्सेप्ट करना पड़ा। 7/8 की रात, 8/9 की रात, 9/10 की रात, 11 को तो दिन में कहानी हो गई। ये तो 3 रात की लड़ाई है ये। तो 3 रात में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया, उनके असेट्स एक्सपोज हो गए, उनके तमाम 25% एयर असेट्स डैमेज हुए हैं। ये भारत के प्रेस रिलीज में है, कल वाले में है। 25% एयर असेट्स हैव बीन डैमेज्ड, 75% बचा 3 रात में। पाकिस्तान क्या युद्ध लड़ेगा? तो वो झंडा रैली क्यों निकाल रहा है सर? झंडा रैली तो वो झंडे लाल हो रखा है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को भी 24 करोड़ आवाम है उसके यहाँ। ये जिहादी तो ऐसे जूते मारेंगे इनको, और जिहादियों को जूते भारत मारेगा, और जिहादी फिर इनको जूते मारेंगे। अब ISI चीफ है, पाकिस्तान की मिलिट्री है, वहाँ की जो सिविल लीडरशिप है, मतलब शायद कोई तरीका होता कि अंदर ये क्या बात कर रहे होंगे पता लगता। मतलब इनकी तो हालत है खराब है कि दिन में नंगे हो गए ये हाल है। आज तो उनके प्रधानमंत्री टैंक पे खड़े होके बोले कि मैं सेना के बारे में नहीं, टैंक क्या, उसके बैरल पे घास पत्ते, कोई लोकल घास वास लपेटा हुआ, मैंने उसकी फोटो देखी, क्या बनी। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री,
उस आदमपुर एयरबेस पे जिसको आप बर्बाद करना क्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे थे, आप कह रहे हैं उनका S-400 हमने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री उस जहाज से लैंड किए जो जहाज आदमपुर एयरबेस पे लैंड ही तब कर सकता है जब पूरा एयरबेस उसका इंटैक्ट हो। पहली बात तो उन्होंने बताई। और उसके बाद S-400 उनके बैकग्राउंड में आप देखिए, लेफ्ट साइड में दिखाया गया, प्रधानमंत्री महोदय के बाएं साइड में F-400 लगी हुई है कि देख लो ये वही मिसाइल, ये वही है, ये वही डिफेंस सिस्टम है, जिसके थ्रू जिससे हमने आपको बताया है इसका लेसन क्या होता है, अलिफ बे आपको। तो क्या उन्होंने मैसेज दिया है? रक्षा मंत्री आज कश्मीर में है, भारत के COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉरवर्ड लाइन पे है। दिस इज लीडरशिप। आप जहां अटैक करने की बात बोल रहे हो, हमारा PM खड़ा है भाई, करो अटैक आप आदमपुर में। करना चाहिए ना आपको, हिम्मत है तो करो। आपके यहाँ तो अटैक करने की प्रणाली है, प्रथा है, तो सारे तो घूम रहे हैं, अटैक करो आप। बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। और ये भी मैं बताऊं, हमको इस पर खुश भी होने की जरूरत नहीं है। ये हम एक बैटल जीते हैं, हम अभी वार नहीं जीते हैं। पाकिस्तान के साथ अभी हमारी लंबी लड़ाई है। पाकिस्तान ऐसे इतना जल्दी इन चीज़ों से सुधर जाने वाला नहीं है। हमने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद हमारी प्रिपेयर्डनेस आगे की वही होनी चाहिए। और मैं तो जिस पीढ़ी का हूँ, शायद हम लोग भी अपनी पीढ़ी में चले जाएं, नई पीढ़ी आएगी, आने वाली पीढ़ी को भी शायद पाकिस्तान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान इज ए स्टेट जिसके साथ हमारा समझौता हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बुनियाद ही नहीं है समझौते की, तो कहाँ से हो जाएगा? तो सर सीज फायर नहीं होना चाहिए था, आपको लगता है? क्योंकि सेंटीमेंट्स अभी सब यही कहते हैं कि देखिए, सीज फायर क्यों हुआ, इस पे मेरी थोड़ी अलग राय है। क्योंकि यह एक नेशनल डिसीजन है। यह डिसीजन, कोई भी युद्ध एक दिन की तैयारी से नहीं लड़ा जाता। आप देखिए 22 को निर्मम हत्या होती, 22 अप्रैल को पब्लिक 23 तारीख से ही चिल्लाना शुरू करती है अटैक करो, क्योंकि सब लोग दुख में हैं, गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो पब्लिक आउटक्राई और सेंटिमेंट सरकार के निर्णय का आधार नहीं बनता। वो उसके निर्णय को थोड़ा प्रभावित करता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बन सकता कि क्या सोचते हैं आप, जिस समय ये हुआ 23 तारीख के मॉर्निंग में ही आउटलाइंड रेखा बन चुकी होगी लीडरशिप के कि हमको इसे इस तर्ज पे जवाब देना है। जवाब देना है, आप जाओ घर, तैयारी करो, बताओ कैसे जवाब देना है। उसके बाद लगे लोग जोड़ने, अरे यार 71 की लड़ाई में तो इतने दिन में हो गया था। फिर कोई कह रहा है करगिल वाला, अच्छा इतने दिन में हो गया था। देन somebody told कि यार वो उड़ी 2016 में तो हम इतने दिन में चले गए थे। somebody is coming with idea कि यार फरवरी 19 में तो हमने 13वें दिन कर दिया था बालाकोट, ये तो 14वां दिन हो गया। सी दी कैलकुलेशन, अभी कब होगा? घर के अंदर एक रिंग सेरेमनी होती है तो लोग 1 महीने से तैयारी करते हैं। जी। शादी होती तो 3 महीना तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं? बिल्कुल सही। मतलब दुल्हन दूल्हा भी किसी अपने को तैयार होने जाते हैं तो भी 1 दिन का टाइम लेते हैं। गवर्नमेंट टुक, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस टुक 15 डेज दूसरा टू डू ऑपरेशन सिंदूर। और जब किया तो क्या प्रेसिजन, क्या सिनर्जी के साथ किया। और करने के बाद एक और बात देखिए, आपने पहले दिन किया, काउंटर हुआ, दूसरे दिन किया, काउंटर हुआ, तीसरे दिन जब आपने किया तो समझौते का फरमान आ गया। बिल्कुल। बाय द वे, ये लड़ाई चौथे दिन भी चलती, 5वें दिन भी चलती, 15वें दिन भी चलती। आप क्या समझते हैं कि फोर्सेस और नेतृत्व इतने लंबी प्लानिंग करके चलता है कि कल को लड़ाई फंस गई, कल को एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंच गया तो हमको आगे भी लड़ना है, 15 मई के बाद भी लड़ना है, शायद जून तक चली जाए लड़ाई। तो जो इसको प्रिपेयर्ड करता है ना, जो पूरी स्कीम को प्रिपेयर करता है युद्ध का, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऐसे डिसीजन नहीं है कि हमने सोचा और ये गुस्से में हो गया, ऐसे नहीं होता। युद्ध जो लड़े जाते हैं उसका पूरा खाका देखिए। अब कितनी बैठकें हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्राइम मिनिस्टर महोदय, रक्षा मंत्री, ऑल पार्टी मीटिंग्स, अपोजिशन मीटिंग्स, सारे सेनाओं के अध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसमें कितनी तो ऐसी मीटिंग हुई होंगी जिनके नाम ही हमको नहीं पता है। साइंटिस्ट, DRDO, इसरो, जियो स्पाशियल लोकेशंस, आपके सैटेलाइट्स, मतलब उन वैज्ञानिकों का शायद हम पूरी ज़िंदगी में चेहरा भी ना देख पाएं जिन वैज्ञानिकों ने आपको वो शक्ति दी कि आपने पाकिस्तान को औंधे पलट दिया 3 दिन के अंदर। ये है भारत की ताकत,
इनके जीपीएस पे हम लड़ाई किए हैं। अपने जीपीएस में आधा डिग्री ये फॉल्ट डाल दें तो गोला कहीं गिर जाएगा। सही आप अपने सैटेलाइट के बल पे लड़े हैं। और ये आज ये सैटेलाइट जो आपके छोड़े हुए हैं उनसे आपने शक्ति ली है और अपने आर्मी एयरफोर्स के सारे आर्मामेंट को इंटीग्रेट किया है। हम लोगों को जुगाड़ देखिए ना, भारत एक जुगाड़ वाला भी देश है। कोई भी इंडियन आर्मी की एडी की जितनी पुराने असेट्स हैं, पिशोरा से लेकर के जितने पुराने असेट्स हैं, सारे को एयरफोर्स ने इंटीग्रेट कर लिया, सारा चला दिया। मतलब कमांड सेंटर कंप्लीट पूरे 3200 किलोमीटर को मॉनिटर कर रहा है। कहां से क्या आ रहा है रिस्पांस, उस रिस्पांस का मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसको हमारा कौन सा काउंटर ले सकता है, उसी काउंटर को कमांड जा रहा था। ऐसा नहीं कि ब्रह्मोस और ये सारी चीज हर जगह, S-400 हर जगह नहीं चलेगी। S-400 कमाल का वेपन है। 400 किलोमीटर के अंदर आने वाले ऑब्जेक्टिव को सूंघ लेता है। 250 किलोमीटर तो टारगेट एंगेज कर लेता है। 32 किलोमीटर वर्टिकल मार रहा है। तो भारत ने एक मल्टी प्रॉन्ग जो एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी एक वाल बनाई है, उस वाल ने इनके 90-95% जितने काउंटर थे उसको सक कर लिया। तो ये करेंगे क्या? एक एयरबेस, एक हेलीकॉप्टर की पट्टी नहीं डैमेज कर पाए ये। तो बड़ा अच्छा भारत 3 दिन लड़ा है। और जो सीज फायर हुआ है ये उनके तरफ से निवेदन आया है। और सीज फायर का भी भारत ने कॉम्बैट सुपीरियरिटी दिखाई है, लेकिन साथ साथ रेस्ट्रेन भी दिखाया है कि हमारे दांतों में दम है, तो दांत का जबड़ा हटाने का भी हम जानते हैं हमें कब हटाना है। ये निर्मम देश तो है नहीं, आपको पता है। सर, आप खुद एक एनकाउंटर का हिस्सा रहे हैं, आपको शायद 6 बुलेट्स भी लगी थी। जी, आज भी एक बुलेट है? हाँ, एक बुलेट हमारे लेफ्ट ग्रेटसियाटिक नॉच में पड़ी हुई है, यूरिन ब्लैडर के ऊपर। इट इज रेस्टिंग सिंस लास्ट 22 ईयर्स, रिमाइंडर ऑफ ए वेरी सक्सेसफुल एनकाउंटर। जो उसको डैमेज करना था वो एंटर करते समय कर गई। हमारा लंबर प्लेक्सस स्पाइनल कार्ड को ब्रूज कर गई, तो राइट लेग हमारा पार्शियल पैरालिटिक है। पेट में डैमेज किया, वो सर्जरी हो गई, तो एनल पाउच है, बड़ी आंत निकाल दिया है। तो एनल पाउच में पचा हुआ खाना 2-2.5 घंटे रह जाता है, इसीलिए हमें वॉशरूम की अर्ज बहुत ज़्यादा होती है। 14-15 बार जाना पड़ता है। टायर्ड रहता हूँ, आईज टायर्ड रहती हैं। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जब आपने वो इनकाउंटर किया उस टेररिस्ट का, या जब भी ये कुछ इनकाउंटर्स होते हैं, या ये जब भी जो पूछताछ चलती हैं जब हम किसी को पकड़ते हैं, वो कैसा वो प्रोसेस रहता है? वो इनकाउंटर के पीछे क्या कहानी रहती है, क्या प्लानिंग रहती है? देखिए, अगर आप ऐसे पोटेंशियल टेररिस्ट को पकड़ लेते हैं, जैसे डिप्टी चीफ जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तानी टेररिस्ट हमने पकड़ा। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट कंप्लीट टेररिस्ट बनने के बाद, इतने प्रोसेस के बाद आपके टेरिटरी में घुसता है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और जम्मू कश्मीर के सरजमी पे वो करीब 2 साल 3 साल टेररिज्म को कमांड दे रहा है। आप सोच सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस लेवल कहाँ तक है और उसका ट्रेनिंग लेवल कहाँ तक है। ऐसे टेररिस्ट को तोड़ने के लिए और उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो पहली ज़रूरत होती है कि आपके कुएं में पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटर के पास नॉलेज बेस बहुत होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज बेस है तो टेररिस्ट 2-4 सवाल में ही समझ जाता है कि यह आदमी है, इसको मैं बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा। लेकिन तो नहीं बना पाया? मैं नहीं बना पाया क्योंकि हमने जैश ए मोहम्मद का 7 पुश्त तो वैसे ही रिसर्च कर रखा था। अच्छा। एक टेररिस्ट का डाटा, उसके कितने इनकाउंटर हुए, कहाँ कहाँ इनकाउंटर हुए कश्मीर में, किस इनकाउंटर में कौन मारा गया, जो मारा गया वो कहाँ का रहने वाला था, इनकाउंटर नंबर 1 के और इनकाउंटर नंबर 2 में क्या रिलेशन था, क्या रिकवरी हुई, जो रिकवरी हुई उसका ब्रांड क्या था, जो वायरलेस सेट मिला वो किस मेक का था, जो अम्यूनिशन मिला वो एंटी टैंक था कि नहीं था, चाइनीज़ मेक का था, अमेरिकन मेक का था। हम लोग इन सब चीज़ों पर स्टडी करते थे और स्टडी करके ये अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में रखते थे। उसके बाद इनके कोड साइन, कॉल साइन, इनके वायरलेस स्पीड कम्युनिकेशन के पैटर्न, इनकी आवाज़, गाजी बाबा सारा कोड बदल लेता था, आवाज़ तो नहीं बदल सकता। तो हमें ये भी पता होता था चलते चलते कि आवाज़ उसकी है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे बात किसी से करते हैं और आप कहते हैं ना कि अच्छा ये फलां बोल रहा है, कई बार उसको देख नहीं पाते हैं तो आवाज़ पहचान लेते हैं। तंजीम का पैटर्न, बड़ा दिन, 365 दिन का जो कैलेंडर होता है, कश्मीर के आतंकवादियों के लिए कैलेंडर की एक एक तारीख का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कभी ईद शुरू हो रहा है, कभी रमज़ान शुरू है, तो कभी
बद्र की लड़ाई है, तो कभी शुक्रवार का नमाज है, तो किसी दिन मुहर्रम है, तो किसी दिन हमारी होली है, वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आप रंग की होली खेलेंगे तो वो खून की होली उस दिन खेलना चाहेंगे। दे विल ट्रबल यू। आपकी दिवाली है, उस दिन पक्का वहाँ फायर होगा, वायरलेस सेट पे ऐलान होगा कि हम आपको गोली की दिवाली खिला रहे हैं। न्यू ईयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, पक्का कांड होगा वहाँ। तो ये सारे पैटर्न हम लोग एक एक तारीख का बैकग्राउंड का डेटा रखते थे कि कल, अच्छा कल 16 मई है, 16 मई का क्या सिग्निफिकेंस है कश्मीर में, तो हम समझ जाते थे आज ठीक निकलेगा। अच्छा। हाँ मतलब ये लोग हर इंसिडेंट को उस डेट से लिंक्ड इंपॉर्टेंस के साथ जोड़ते थे, जस्ट टू अट्रैक्ट द मीडिया। ओके। इसी कभी महाराजा हरि सिंह के टाइम में कोई वहाँ लोकल अशांति हुई थी, गोलाबारी हुई थी, उसमें कुछ उनके लोकल आर्मी या पुलिस के लोग मारे गए थे, उसका एक दिन है, शहीदी दिवस है, तो शब बारात है। तो ये सारी जो डेट्स हैं ना, इन डेट्स का, अब मुहर्रम में कुछ भी नहीं है तो शिया सुन्नी की लड़ाई है वहाँ, पत्थरबाजी, गलियाँ बंद, सुन्नी शिया एक दूसरे को पत्थर चलाएंगे, उनकी ताजियाँ नहीं निकलने देंगे। मतलब एक दिन ये है कि आपस में भी लड़ेंगे ये। तो वो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, वो जब आपने कहा कि उनके सिग्नल्स आप पहचान लेते, तो वो इस बैकग्राउंड को लेकर के यहाँ आते हैं। पकड़ने के बाद जैसे आपको बताया मैंने कि आपका जो अपना इंफॉर्मेशन बेस है, इसी से वो टूटते हैं। क्योंकि कोई टेररिस्ट जब क्वेश्चन हम इंट्रोगेशन में कर रहे होते हैं ना, तो उस क्वेश्चन से वो समझ जाता है कि ये दस्तूरी सवाल कर रहा है या इसको वाकई में मेरे तंजीम के बारे में पता है। क्योंकि कोई भी क्रिमिनल क्राइम की पास्ट हिस्ट्री में अगर आपको पाएगा ना, तो वो जल्दी टूटता है। जब उसको लगेगा नहीं इसका ट्रैक अलग है, तो उसको मालूम है 24 घंटे 48 घंटे इंट्रोगेशन कैसे अवॉइड करना है। अच्छा। हाँ, वो 3rd डिग्री मेथड से भी इंट्रोगेट आप कर लेंगे, उसको टार्चर भी कर लेंगे ऐसे टेररिस्ट को, तो भी वो कोर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि वो टेस्ट करेगा आपका पेशेंस। उसको मालूम है कि हम किस पॉइंट पर ब्रेक होंगे, उसे पता नहीं है। जैसे हमारे इस इनकाउंटर में जिस पाकिस्तानी को हमने ब्रेक किया, उसके कोड पे ब्रेक किया, उसका कोड 07 था। अच्छा। तो अब जितने पाकिस्तानी के वायरलेस सेट कन्वर्सेशन को हम कॉपियों में लिखते थे, कॉपी में ऐसे रजिस्टर में लिखते रहते थे, जैसे फालतू फंड, आप खाली टाइम हो तो कुछ कुछ लिख रहे हैं। तो इंट्रोगेशन में, उसके पूरे इंट्रोगेशन में कोड पे वो ये बोल गया कि 07। उसको सोचा इससे इतना बोल देने से तो कोई फर्क है नहीं। कोड जो बोला थे, हमने रजिस्टर खोला, हमने बोला अगर 07 है तो तुम अंसार भाई हो। क्योंकि अंसार भाई ने 3 दिन पहले 3 आर्मी के लड़कों की किलिंग की थी, और वायरलेस सेट पे वो अपने आका को एक्नॉलेज करते हुए भाग रहा था। जैसे ये वायरलेस सेट पे एक्नॉलेज करते थे, मोबाइल का टाइम तो आया नहीं था, तो मारने के बाद किसको बताएंगे? अपने हैंडलर को बताएंगे ना कि हमने मार दिया, कि हमने 3 आर्मी वालों को, आर्मी वाला शब्द नहीं बोला इन्होंने, मैंने 3 मुर्गे हमने टपका दिए, बट मालूम है, और हम शमशान घाट के पीछे वाली सड़क से भाग रहे हैं। एक शमशान एरिया था वहाँ, वो वायरलेस सेट से कन्वर्सेशन आया, हमने रिकॉर्ड कर रखा था। जिस दिन रिकॉर्ड किया तब तो नहीं पता था हमें 4 दिन बाद हम इसे पकड़ लेंगे, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया। तो हमारे ऑपरेटर के दिमाग में खटका, क्योंकि 3 दिन पहले की घटना थी। उसने बोला सर ये 07 तो उस दिन जो, बट मालूम है आर्मी वालों का मर्डर हुआ, उसके बाद जो वायरलेस कन्वर्सेशन आया वो ये बोल रहा था कि 07-39 गाजी बाबा की रिपोर्ट दे रहा था। तो हमने बोला कि तुम तो अंसार भाई हो, तुम इतने बजे इस जगह तुमने इनका मर्डर किया, वहीं टूट गया वो। क्या बोला? उसने बोला हाँ सर वो एक्शन मेरा था। अब ये था कि 07 का अगर ये एक्शन था, तो पिछले 3 महीने में अब हम आ गए कि अच्छा जुलाई में 07 का कोड 94 था, यानी हर महीने ये कोड चेंज करते थे। अच्छा। तो 94 ने जो जो किया वो हमारे पास डाटा है, और कहीं से चिट्ठी नहीं आ रही, कोई इंटेलिजेंस नहीं है हमारे पास, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ इंटरसेप्शन नहीं है। हम लोग आतंकवादियों से जब्त किए हुए वायरलेस सेट को तमाम चैनल और फ्रीक्वेंसी पे लगा के, और एक बड़े डेंगी से कमरे में लटका के बैटरी लगा के छोड़ देते थे। तो किसी वायरलेस सेट पर किसी का गाली गलौज आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कौन बोल रहा है हमें पता नहीं, कोड, आवाज़ और क्या बोल रहा है, 3 चीज़ हम पक्का रखते थे। आवाज़ ध्यान रखते थे, कोड, तारीख, टाइम और कंटेंट लिख लेते थे। अच्छा। अब टेररिस्ट पकड़ा गया तो कोई एक कंटेंट भी अगर उसने डाइवर्ज कर दिया और हमारा होमवर्क अच्छा है,
तो हम क्या करते थे, रजिस्टर को सवेरे लाके बुलवा के एक बार पढ़ते थे ऑपरेटर से। कई बार बहुत मन भी नहीं लगता था पढ़ने में, फालतू चीज़ें रखी हुई हैं, कौन पढ़ेगा, कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, लेकिन कोई कोई चीज़ टिक कर जाती थी। जैसे कोड आया, आपने सर्कल कर दिया, हाइलाइटर लगा दिया, रेड इंक से लिख दिया, इन्हीं में से केस फंस जाता था। तो वो इस पे ब्रेक हुआ, और जब ब्रेक हुआ तो हमने फाइनल ब्रेक कर लिया। उसके बाद हम उसके तहखाना तक गए, उसका अड्डा हमने रेड किया नाइट में, जितनी चीज़ रिकवरी आई है वो सब, उसका क्राइम हिस्ट्री अब बढ़ता जा रहा है ना। अब इसके आगे बताओ जो दूसरा पाकिस्तानी है वो कहाँ है, उसकी क्या लीड है, अब गाजी बाबा की क्या लीड है, कैसा दिखता है, क्या पैटर्न है, कैसा लुक है उसका, क्या हैबिट्स हैं, कितने बजे आता है, कहाँ कहाँ मिलता है, मिलते हो तो क्या कोड डिसाइड करते हो, आप बोलते हो तो कितने मिनट में आ जाता है, पैदल आता है कि ऑटो से आता है, अकेले आता है कि 2 लोग आते हैं, क्या कपड़े पहनता है। 500 सवाल बनते हैं फिर इंट्रोगेशन में, और सारे सवाल का आंसर आप एक शीट पे मिला लीजिए तो एक खाका बन जाता है कि ये है, हमको अब इस पे काम करना है। तो हाई एंड जो टेररिस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं हाई वैल्यू टेररिस्ट, मैंने इसके कोर्सेस भी किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, हाई वैल्यू टेररिस्ट इंट्रोगेशन। ये कैसे होता है? ये कोर्सेज ये कहाँ होते हैं? जो हम लोगों के डिफरेंट, हमारी भारतीय मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मैं था, तो जो हमारे कोलेबरेशंस हैं तमाम बाकी कंट्रीज से, अच्छा, ओके, वर्ल्ड के जो बेस्ट कंट्रीज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हाँ, उनके कोलेबरेशन में हमारा ट्रेनिंग एक्सचेंज भी होता है। ओके ओके वो ओके, हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। तो हाई वैल्यू, जैसे अलकायदा के टेररिस्ट का कैसे इंट्रोगेशन हुआ, अफगानिस्तान के में कई तालिबान के टेररिस्ट का कैसे हुआ, इजिप्ट का टेररिस्ट है, सूडान का है, तो उनका पूरा पैटर्न पढ़ाया जाता है, पूरा वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो नॉलेज बेस शेयर करते हैं, केस स्टडी शेयर करते हैं। ब्रूस रीड जो है बूट बमर, जिसके जूते के अंदर एक्सप्लोसिव था, जहाज उड़ाने का कोशिश किया था, तो ये कैसे होते हैं। ग्वाटेमाला जेल के अंदर जो हाई एंडेड टेररिस्ट हैं, उनका क्या मोटिव होता है, मोटिवेशन होता है। तो ये बड़ा साइंटिफिक भी है। और टेररिस्ट जो है जिसको आप इंट्रोगेट कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टेररिस्ट ए टेररिस्ट बी जैसा नहीं होगा, दोनों अंतर है दोनों में। बोथ आर डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट ट्रेनिंग, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट फिलॉसफी। कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो टार्चर से बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बताएंगे। देयर में बी सम अदर मेथड, you just exploit emotionally, you exploit with good behavior, you exploit their information system by your good conduct, by small gestures. कई बार आप साइलेंस भी मेंटेन करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते, उसको यूजलेस मान के छोड़ दीजिए, वो भी एक उसको शॉक लगता है। ऐसे भी टेररिस्ट मिले हैं, उनको हमने 6 दिन कोई बात ही नहीं की, तो वो अंदर से पर्ची भेज रहे हैं, खबर भेज रहे हैं कि हमसे बात तो कर लो। नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं तुम्हारी बात करने की, यू आर यूजलेस, यू आर ऑफ नो यूज़ फॉर अस, विल पुट इन जेल, विल किल यू। क्या ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हारे जैसे रोज़ आते रहते हैं टेररिस्ट, तुम जाओगे कोई और आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम ही यही है। तो उनके अंदर क्या एक अहंकार जगता है, अरे मैं इतना इन्फॉर्मेशन बेस हूँ, इतना बड़ा टेररिस्ट हूँ, हमको यूजलेस डिक्लेयर कर रखा है। नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, ये सब पर्सनल टैक्टिक्स है। सर ये सैल्यूट है सर, बिना टेक्नोलॉजी के आप ये बड़े, और इसकी कोई किताब पता होना चाहिए सर, ये किताब इसकी कुछ भी नहीं लिखी है। ये सब क्या होता है ना कि while doing work you learn and during learning you work, दोनों है। काम करते करते सीखना और सीखते सीखते काम करना। और ये सारे जो चैलेंजेस हैं ना टेररिज्म के, हम लोग जब पास आउट हुए, ट्रेनिंग सेंटर से निकले, तब हमें नहीं पता था कि कश्मीर में टेररिज्म होगा और वहाँ हम कोई चीज़ डील करनी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन आप ग्राउंड में ही सीखते हैं, और ये बड़ा इंडिविजुअल टैक्टिक्स है, सक्सेस स्टोरी उसी में बनती है। बट है बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया। सर आपकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने इनकाउंटर किए होंगे सर, कितने टेररिस्ट? बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत। हाँ, हमारा तो 7 साल रहा, तो सबसे प्रोमिनेंट जो रहा वो गाजी बाबा। हाँ, प्रोमिनेंट इन द सेंस कि, हाँ प्रोमिनेंट इसलिए भी कहेंगे कि इसको काउंटर इंसर्जेंसी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया। यस, जिसमें भारत का ओसामा बिन लादेन मारा गया, जिसने भारतीय संसद पर अटैक किया था। और दूसरा था कि इसमें हमारी कैजुअलिटी 1 हुई थी। और थर्ड था कि इसमें कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई थी, किसी भी सिविलियन को 1 गोली नहीं लगी थी, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ था। रेडिंग टीम में सबसे ज़्यादा सीरियस इंजरी हमारी हुई थी। और इसमें 12 अवार्ड मिले थे,
2 तो डिफेंस गैलेंट्री मिला था और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो एक सिंगल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में 12 गैलेंट्री अवार्ड मिलना सुना नहीं जाता आसानी से। कभी कोई केस हुआ हो तो हुआ हो। और एक पूरा जैश ए मोहम्मद का चैप्टर खत्म हो गया था 9 साल के टेररिज्म का। और जैश ए मोहम्मद 13 साल साइलेंट रही भारत के सॉइल पे। ये इनकाउंटर हमारा अगस्त 2003 का है और जैश ए मोहम्मद का अगला अटैक 2 जनवरी 2016 पठानकोट में है। उसके बीच में कोई जैश ए मोहम्मद का अटैक नहीं है। तो यानी एक पोटेंशियल टेररिस्ट अगर मारा जाता है तो टेररिज्म में मोर देन 1 डिकेड का आपको एडवांटेज मिलता है। 13 बरस तक तंजीम हिल जाती है। लेकिन एक चीज़ और है कि एक पोटेंशियल टेररिस्ट छोड़ा जाता है तो 25 साल तक तंजीम चलाता है मौलाना मसूद अजहर। 31 दिसंबर 99 को छोड़ा गया था और आज 15 मई 2025 है, वो जिंदा है भावलपुर में। तो ये दोनों पहलू अपने जगह सही है। बट सर जैसे आप लोग जैसे अफसर हमारे साथ हैं हमारे देश में, तो ये मेरे को नहीं लगता है कि ये ज़्यादा हम लोगों को नहीं तंग कर पाएंगे सर। तंग का क्या है कि एक लोकलाइज कश्मीर, इसको बहुत अच्छे से भारत ने हैंडल किया है। मैं ऐसा कह के मैं उनके बड़ा महत्व को बढ़ा नहीं रहा हूँ। ये रेफरेंस है बेसिकली एक हाउ टू टैकल विद द टेररिज्म। अभी जो आया है जीरो टॉलरेंस, एक्चुअली यही जीरो टॉलरेंस चाहिए हमको। टेररिज्म में टॉलरेंस का, हम अमेरिका थोड़ी हैं। हम लोग टेररिस्ट को लेके बार्गेन थोड़ी कर सकते हैं। अल-सीसी से लेके कितने, इजिप्ट, सूडान, टर्की, कंप्लीट मिडिल ईस्ट, आपका ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 10 साल 1979 से लेके 89 तक 10 बरस तक अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ा रशिया, और रशिया के विड्रॉल के बाद जब अमेरिका का वहाँ फेज आया 10-12 साल का, तो सारे टेररिस्ट अलकायदा के जो पैदा होके वहाँ गए, उनके साथ पाकिस्तान और अमेरिका ने, इनका सिस्टम बहुत अलग रहा उनको डील करने का। इन्होंने 9/11 ना होता तो शायद इनको गुस्सा भी नहीं आता। इनको तो 101 डिग्री टेम्परेचर हुआ ये 9/11 के बाद। उससे पहले तो टेररिज्म का बुखार ही नहीं इनको आता। बिल्कुल अटलांटिक के उस पार बैठे हुए हैं। भारत की जोग्राफिया के 4 गुना है अमेरिका। इकोनॉमी कितने ट्रिलियन है, नंबर 1 वर्ल्ड में है। तो 9/11 ने बता दिया कि भाई तुम्हारे भी सगे नहीं, तुम्हारे भी चले नहीं, और तुम भी WTO बचा नहीं पाए। ट्विन टावर आपका ध्वस्त हो गया। अब उसको जिस नज़रिए से वो देखा है, वो तो अपने वो व्यापार सिद्ध करने के लिए हाथ किसी से मिला लेगा, कोई बात नहीं है उससे। तो तब उन्हें पता लगा अच्छा आतंकवाद भी है इस दुनिया में। उससे पहले तो उनको आतंकवाद का कोई पता ही नहीं था। बोलता था थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं हम लोगों को। ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, डील करिए। इसलिए कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत ही, यही इस भारत का सबसे बड़ा ताकत है। तो आखिरी सवाल सर आपसे यही है, खत्म कैसे होगा टेररिज्म हमारे भारत से? देखिए टेररिज्म खत्म हो जाएगा ये तो मैं बहुत यकीन से नहीं कह सकता कि भारत टेररिज्म मुक्त भारत हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भारत का जो अभी अप्रोच है टेररिज्म को लेके, ये अप्रोच पहली बार इतना एग्रेसिव अप्रोच आया है। यह अप्रोच हमारा 26/11 में हो जाना चाहिए था। 172 शहरी मुंबई में मारे जाते हैं, यही लश्कर ए तोयबा मारता है 26 नवंबर 2008 को। 18 साल हो गए। बिल्कुल सर। तो मुरीद के इनका सिटाडेल तब क्यों नहीं ध्वस्त किया हमने? सही बात हमने एक टेरर अटैक के बाद 10-10 साल कंसेशन दिया, इनको क्यों दिया? नहीं देना चाहिए ना। तो भारत का बड़ा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, एंटी टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस, वेरी क्लियर कट। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा स्टेप लेके ऊपर गया है। ऊपर ये गया है कि उसने टेररिज्म की जो जन्मदायिनी है, जो उसका मातृत्व और पितृत्व संभालता है, वो है पाकिस्तान। तो बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया है कि टेररिज्म आपकी जमीन से जब चलेगा ना, तो आपका सरकार और टेररिज्म का मैं अंतर नहीं मानूंगा। ये स्पष्ट बहुत बड़ी बात है कि बोथ आर सेम, यू बोथ आर सेम। आप कल को ये नहीं कह सकते नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, ये तो कश्मीर के जिहादी हैं, कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये बड़ा क्लियर कर दिया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे बहुत क्लियर कर दिया भारत ने कि तुम्हारे न्यूक्लियर ब्लैकमेल की ऐसी तैसी, न्यूक्लियर है तो है। तीसरा बात बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया कि टेररिज्म एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर। यस। दूसरा उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया
कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। बिल्कुल ये सर। भी बड़ा क्लियर कर दिया। और ये भी प्रधानमंत्री महोदय ने क्या कहा कि हम भगवान बुद्ध के देश हैं, शांति हम चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता शक्ति होके ही जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। सांप का विषैला दांत आप निकाल दीजिए तो छोटे बच्चे भी उसके साथ मजाक करते हैं। तो यू हैव टू कीप योर टीथ इंटैक्ट एंड लेट पाकिस्तान नो एंड द होल वर्ल्ड नो कि वी आर कैपेबल टू डिफेंड आवर मदरलैंड और वी विल स्ट्राइक द एनिमी कंट्री एट आवर विल। इच्छा, टाइम, जीआर, ग्रिड रेफरेंस, लेट, लांग के हिसाब से हम अटैक करेंगे। ये पता होना चाहिए पाकिस्तान को। तो ये आपका ऑपरेशन सिंदूर बड़े डिफरेंट लेवल पे ले गया है कंट्री को। 54 साल बाद आपने एयर अटैक किया भाई, बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा वक्त निकल गया। तो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करने so को, और ये बहुत ऑनर है हमारे लिए कि हम आपके साथ बैठे हैं। आपने ये पॉइंट शेयर किए और ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो कहानियाँ, जो पीछे की स्टोरीज आपने बताई, मेरे को लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जो है ये जो स्टोरी आपने पूरी सुनी होगी, एक प्राउड मूवमेंट फील हुआ होगा कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसको पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा था, असली मजाक तो उस देश का उड़ा है। और आपको कैसा लगता है इस बारे में, इस शो के बारे में? आप अगर कोई राय आप देना चाहें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।